Before we begin, this is my brief introduction. I am Neeraj Arora, a teacher by passion, a chartered accountant by training. Subjects I love, actually I am teaching these subjects to CIPCC, which is popularly known as CENTER, taxation, auditing and assurance, strategic management. I believe in edutainment. बच्चों को क्यों बोर करना, थोड़ा हंसाते हैं, थोड़ा मोटिवेट करते हैं और खूब सारा पढ़ाते हैं, बच्चे अपने आप इंटरेस्टेड हो जाते हैं. I just love YouTube and these are my marks in CIPCC and final and other qualifications, MCOM, LLB, MB Finance, and I have also completed a post qualification course in indirect taxes conducted by ICAI. And yes, do give this video a thumbs up, it really motivates me, and please subscribe the channel for more such videos. आइए बात करना शुरू करते हैं जल्दी से ऐसे 610 के बारे में, और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसे 610 बिल्कुल अच्छे तरीके से, सॉलिड तरीके से याद हो जाएगा. राइट, आइए जरा बात करना शुरू करते हैं. ऐसे 610, सबसे पहले तो भाइयों ऐसे 610 का नाम क्या है? बहुत सिंपल, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर. हाँ जी, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर. ओके, अच्छा जी. आइए, अब इसके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं. मैं चेंजेस को छोड़ता हूं, मैं आपको ऐसे पढ़ाता हूं कि जैसे आप पहली बार पढ़ रहे हैं. ऐसे 610 डील्स विद एक्सटर्नल ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी. देखिए, मैं इससे शुरू करूं, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं. सर कोई भी ऐसे होगा ना, आपको सबसे पहले उसके अंदर मिलता है स्कोप. राइट, उसके बाद स्कोप के बाद आपको देखने को मिलता है उसमें बहुत सारी डेफिनेशंस या फिर ऑब्जेक्टिव भी एक चीज जरूर आपको देखने को मिलेगी, ऑब्जेक्टिव. देन आती है रिक्वायरमेंट्स, और फिर आता है सर आपके पास आखिर में डॉक्यूमेंटेशन. ये हर एसे की बनावट है. कई बार बच्चे पूछते हैं कैसे समझें एसेस को, कई टीचर्स परेशान रहते हैं कैसे समझें एसेस को. तो सबसे पहले तो ये बेसिक बात समझनी है कि सर एक एसे के अंदर आपको 5 चीजें मिलती है: स्कोप, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, रिक्वायरमेंट एंड व्हाट, डॉक्यूमेंटेशन. अच्छा जी, सर ये है ऐसे 610 डील करता है एक्सटर्नल ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी से. कब, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, जरा देखेंगे. It deals with external auditor responsibility if using the work of internal auditor. If using the work of what? Internal auditor. अब इंटरनल ऑडिटर का काम हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, इसको आपने समझना है. फिर से ऐसे 610 किससे डील करता है, और मैं कम से कम एक बात को यहाँ 6 बार रिपीट करूंगा. जब तक आप नहीं बोलने लग जाएंगे ना मेरे साथ साथ वीडियो देखते देखते, तब तक नहीं छोड़ूंगा. आइए, ऐसे 610 किससे डील करता है? ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से. कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी से? इफ द एक्सटर्नल ऑडिटर इज यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर. दोबारा से, ऐसे 610 कैसे डील करता है? एक्सटर्नल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से. कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी से? उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से जिसके तहत सर, जिसमें जो अपना एक्सटर्नल ऑडिटर है वो वर्क यूज कर रहा है, किसका? इंटरनल ऑडिटर का. अच्छा, अब वर्क यूज कर रहा है, इसको 2 पार्ट में बांटते हैं. पहला पार्ट यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन. दूसरा पार्ट यूजिंग इंटरनल ऑडिटर इटसेल्फ टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस. जहां जहां यहां पे डीए लिखा आएगा ऐसे में, उसका मतलब है डायरेक्ट असिस्टेंस. तो यूजिंग इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस अंडर द डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर. कुछ शॉर्ट कोड्स हैं: आईए इंटरनल ऑडिटर, ईए एक्सटर्नल ऑडिटर, डीएसआर इज डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू. ओके, तो आपने ध्यान रखना है. अच्छा जी, डीए का मतलब रहेगा हमेशा के लिए डायरेक्ट असिस्टेंस. आइए तो फिर से देखते हैं, फिर से भूल जाओ सब कुछ. देखो जी, एक होता है इंटरनल ऑडिटर. इंटरनल ऑडिटर कौन होता है? जो देखता है कि सर कंपनी का आईसी अच्छे से चल रहा है या नहीं, कंपनी ने जो पॉलिसीज प्लान्स वगैरह बनाए थे वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं. ओके, एक होता है एक्सटर्नल ऑडिटर, जो सर अपॉइंट करना होता है एज पर दी लॉ. अब एक्सटर्नल ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब वो इंटरनल ऑडिटर का काम यूज करेगा, ये बताता है ऐसे 610. ये है पंच लाइन, जरा सुन लीजिए. एक्सटर्नल ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब वो इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज करेगा व्हाइल डूइंग हिज ऑडिट. ओके, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है एसए 610 में, एसए 610 जो कि अमेंड हुआ है अभी अभी. और सर ये सबसे पहली बात अगर मैं स्कोप में देखूं तो यही लिख देता है कि डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाइल यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर.
अब सवाल उठता है कि इंटरनल ऑडिटर का वर्क कितने तरीके से यूज कर सकते हैं। दो तरीके से आप इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज कर सकते हैं। पहला तरीका है यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, दूसरा है यूजिंग इंटरनल ऑडिट टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस अंडर द डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ व्हाट, एक्सटर्नल ऑडिट। ओके, तो ये दो हमने चीजें देखनी है सर, कि अब मैं आपको बता देता हूं इसको करते समय ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और इसको करते समय ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात है। नाउ दिस एसे इज नॉट एप्लीकेबल, अगेन स्कोप की बात चल रही है, तो ये ऐसे हम ये भी बताएंगे कब कब एप्लीकेबल नहीं होगा। दिस एसे इज नॉट एप्लीकेबल, नंबर वन, इफ द एंटिटी डज नॉट हैव आईएएफ। आईएएफ मींस इंटरनल ऑडिट फंक्शन। बात ठीक है सर, जब इंटरनल ऑडिट फंक्शन ही नहीं है तो ये वाला ऐसे एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर मैं इसे कनेक्ट करना चाहता हूं ऐसे 200 से, ऐसे 200 उया कासा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेज, अगर मैं इसे कनेक्ट करना चाहता हूं वहां से, तो सर वहां पे हम देखते थे कि ऑडिटर को सारे एसेज फॉलो करने होते हैं जो रेलिवेंट होते हैं। जो क्या होते हैं? रेलिवेंट। रेलिवेंट मतलब सर वो एज पर दी जो हमारी बॉडी है उसके हिसाब से, जैसे आईसीआई है उनके हिसाब से इफेक्टिव हो, साथ ही साथ सर वो अगर सिचुएशनल है तो सिचुएशन एग्जिस्ट करती हो। तो ठीक है ना, ऐसे 610 काम करता है, बात करता है यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर से। जब इंटरनल ऑडिटर ही नहीं है, जब इंटरनल ऑडिट फंक्शन ही नहीं है, तो ऐसे 610 एप्लीकेबल नहीं होगा। वन। दूसरे केस को अगर हम देखें तो ये कह रहे हैं कि सर इंटरनल ऑडिटर तो है, इंटरनल ऑडिट फंक्शन तो है, IAF is there, but responsibility and activity of function are not relevant for audit. उस IAF की जो हमारे फंक्शंस हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, जो एक्टिविटीज हैं, वो रेलेवेंट ही नहीं है ऑडिट के लिए। तो देखिए कब कब एप्लीकेबल नहीं है। केस 1, जब IAF ही नहीं है तो एप्लीकेबिलिटी का क्वेश्चन ही नहीं है। केस 2, IAF तो है यानी इंटरनल ऑडिट फंक्शन तो है, लेकिन जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्टिविटीज हैं दे आर नॉट रेलेवेंट फॉर दी ऑडिट। याद रखें, ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारा ध्यान उन्हीं इंटरनल कंट्रोल्स पर जाना चाहिए जो जरूरी हैं फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा जी, अब आते हैं जी दूसरे मुद्दे पे। एक्सटर्नल ऑडिटर डज नॉट एक्सपेक्ट टू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन इन ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। फिर से सुनिए, ये ऐसे एप्लीकेबल नहीं होगा। केस 1, इंटरनल ऑडिट फंक्शन ही नहीं है। केस 2, इंटरनल ऑडिट फंक्शन तो है लेकिन उसकी एक्टिविटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट के लिए जरूरी नहीं है। अब केस 2 का सेकंड पार्ट है, याद रखिएगा, दिस वाज केस 2, एंटिटी हैज IAF, दिस वाज फर्स्ट पार्ट ऑफ केस 2 एंड नाउ दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, सेकंड पार्ट ऑफ केस 2। एक्सटर्नल ऑडिटर डज नॉट एक्सपेक्ट, एक्सटर्नल ऑडिटर एक्सपेक्ट ही नहीं करा, डज नॉट एक्सपेक्ट टू यूज द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन इन ऑब्टेनिंग द ऑडिट एविडेंस। तो एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा कि सर मैं वर्क यूज करूंगा किसका, बोलिए, मैं वर्क यूज करूंगा किसका, इंटरनल ऑडिट फंक्शन का। क्यों? ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए। सो बेसिकली एक्सटर्नल ऑडिटर ने मन बना लिया है कि आई विल नॉट बी यूजिंग द इंटरनल ऑडिटर्स वर्क इन ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। व्हाई? बेस्ड ऑन द प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ IAF। ऑडिटर ने सबसे पहले IAF, इंटरनल ऑडिट फंक्शन की प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग ली थी। कब ली थी पता है सर? ऐसे 315 याद करिए। ऐसे 315 में नाम क्या है ऐसे 315 का? Identifying and assessing the risk of middle misstatement through understanding the entity, its environment and related internal control। ऐसे 315 में हमने अंडरस्टैंड करा था आइडेंटिटी को और उसके हिसाब से हमने इंटरनल ऑडिट फंक्शन की एक छवि बना ली थी अपने माइंड में, है ना। प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग हमने ऑब्टेन करी थी क्योंकि हमने ऐसे 315 में कुछ क्या लगाए थे, प्रोसीजर, और उसके बेस पे हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि एक्सटर्नल ऑडिटर इज नॉट गोइंग टू यूज द इंटरनल ऑडिटर फंक्शंस फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। तो भी ये ऐसे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सर नॉन एप्लीकेबिलिटी, अगर मैं होता एग्जामिनर तो मैं तो एक क्वेश्चन बना सकता था, डिस्कस व्हेन SS 610 इज नॉट एप्लीकेबल। ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछ सकता था। तो सर कब एप्लीकेबल नहीं होता? अब आप मेरे साथ बोलेंगे, रट्टा मारेंगे, बोलना मेरे साथ, बोलोगे तो याद होगा। कंडीशन 1, इंटरनल ऑडिट फंक्शन ही नहीं है। बोलो जी, इंटरनल ऑडिट फंक्शन ही नहीं है। कंडीशन नंबर 2, इंटरनल ऑडिट फंक्शन है तो सही, बोलो, इंटरनल ऑडिट फंक्शन है तो सही, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्टिविटी ऑफ फंक्शन आर नॉट रेलेवेंट फॉर ऑडिट। तो उस फंक्शन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्टिविटी है वो ऑडिट के लिए बिल्कुल रेलेवेंस नहीं रखती। दूसरा, एक्सटर्नल ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टिंग टू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। व्हाई? बिकॉज ऑफ द
preliminary assessment done by the external auditor of the internal audit function as per the procedure prescribed under section 315. 315 में प्रोसीजर्स लगाए थे, उन प्रोसीजर्स से हमने आईएएफ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली थी और उसके बेस पर ऑडिटर ने कंक्लूड कर दिया कि नहीं मैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन का वर्क यूज नहीं करूंगा फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, तो ये ऐसे एप्लीकेबल नहीं होगा। लीजिए, तो ये हमने सर अभी एप्लीकेबिलिटी की बात करी, हमने ऑब्जेक्टिव की बात करी सबसे पहले तो, फिर हमने बात करी सर आपके एप्लीकेबिलिटी की। अब इसी के अंदर जरा देखिए एक पॉइंट छोटा सा और, ये वाला, इफ ऑडिटर डज नॉट प्लान टू यूज द डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर। याद करिए ऐसे में दो चीजें हो सकती थी। अब नंबर 1, यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, एंड नंबर 2, यूज इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस अंडर डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर। तो यहां पे ऑडिटर ने एक डिसीजन लिया कि सर आई एम नॉट गोना यूज डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ आईए, द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस इज से रिलेटिंग टू डायरेक्ट असिस्टेंस विल नॉट बी एप्लीकेबल। वेला पॉइंट था सर, सिंपल है ना, जब डायरेक्ट असिस्टेंस ले नहीं रहे तो डायरेक्ट असिस्टेंस वाला पॉइंट भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, नॉन एप्लीकेबिलिटी, सबसे पहले आईएफ है नहीं, उसके बाद आईएफ है केस 1। हाँ जी, आईएफ है केस 1, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्टिविटी जो फंक्शन की हैं आईएफ की हैं वो सर हमारे लिए ऑडिट के लिए रिलेवेंट नहीं है। केस 2 ऑडिट के लिए रिलेवेंट है, लेकिन सर एक्सटर्नल ऑडिटर ने डिसाइड कर लिया कि मैं इंटरनल ऑडिटर का काम यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी प्रिलिमिनरी असेसमेंट ये बोलती है कि मुझे ये काम यूज नहीं करना चाहिए। कहाँ करते हैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन की प्रिलिमिनरी असेसमेंट? एसए 315 में। आई होप आप लोग याद रखेंगे। और एक बात और समझिए, अगर ऑडिटर ने डिसाइड कर लिया कि सर मैं डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लूंगा, तो इस रिक्वायरमेंट इस ऐसे में जो भी डायरेक्ट असिस्टेंस को लेकर रिक्वायरमेंट है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। आई होप गाइज आपको ये बात समझ आई। ये था इंटरनल ऑडिट वाले एसए का 610 का पहला एस्पेक्ट जो मैंने आपके साथ कवर किया। अब हम चलेंगे इसके दूसरे एस्पेक्ट पे कि क्या कहता है वो दूसरा एस्पेक्ट, रिलेशनशिप बिटवीन 610 एंड 315। Hey guys, now you can study CA IPCC taxation at your home. All the lectures will be delivered to you in a pen drive. You will also receive hard copy of notes for CA IPCC taxation. So avail this opportunity, learn at your home, at your own pace, with your own mentor. Check the links given in the description below and the comment box below. Or just write to us at neerajaroraclasses@gmail.com. तो इन दोनों के बीच में 610 और 315 के बीच में क्या है रिश्ता, वो जानना है जरूरी। आइए जरा देखते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, 315 में हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग मिलती है। क्या मिलती है? अंडरस्टैंडिंग। साथ ही साथ नॉलेज मिलती है और ढेर सारा एक्सपीरियंस मिलता है। किसको लेके? आईएएफ को लेके। व्हाट इज आईएएफ? इंटरनल ऑडिट फंक्शन। So, under SA 305, we get knowledge and experience of IAF, which impacts the EAs. EAs मतलब external auditor, जो सीधा सीधा impact डालता है किस पे? External auditor की understanding पे। बोलिए किस पे? External auditor की understanding पे। किस चीज की understanding को लेके? Entity, environment and identification and assessment of risk of material misstatement। तो मैं आपको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करके दिखाऊंगा, बट पहले मैं आपको 315 का एक बेसिक पॉइंट बता रहा हूं कि 315 के अंदर वी गेट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ आईएएफ विच डायरेक्टली इंपैक्ट्स द ईएज। ईएज मतलब एक्सटर्नल ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, एनवायरमेंट, आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ, ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। दिस इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ओके, एक बार फिर से 315 में क्या मिलता है? नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग किसकी? इंटरनल ऑडिट फंक्शन की। वो क्या करता है? इम्पैक्ट। किसको इम्पैक्ट करता है? एक्सटर्नल ऑडिटर के अंडरस्टैंडिंग को। किन चीजों की अंडरस्टैंडिंग को? 3 चीजें की अंडरस्टैंडिंग को, एंटिटी, एनवायरमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अच्छा जी, अब आते हैं जी, अब आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग, एक बार हमने प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर ली आईसी की बाय अप्लाइंग प्रोसीजर ऑफ 315। आईसी बोल लीजिए, या इसको मैं यहां पर रिप्लेस करके आईएएफ बोल देता हूं। राइट, आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईएएफ बाय अप्लाइंग प्रोसीजर ऑफ 315, ऑडिटर डिसाइड्स टू यूज द वर्क ऑफ आईएएफ और नॉट। तो एक बार जब उसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है इंटरनल ऑडिट फंक्शन की, तभी वो ये बात डिसाइड करता है कि मैं अब इस इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम को यूज करने जा रहा हूं या नहीं। जैसे वो डिसाइड करता है कि यूज करना है,
SA610 comes into the picture because SA610 addresses the responsibility of auditor after he decides to use the work of IAF. ओके, बहुत सिंपल सी बात है। तो IAF का 315 का और 610 का क्या रिलेशन है? 315 में, बहुत सिंपल हिंदी बोल रहा हूं, 315 में हम ये डिसाइड करते हैं कि हम IAF का वर्क यूज करें या ना करें। 610 में हम ये डिसाइड करते हैं कि IAF का वर्क यूज करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। मैं फिर से ये लाइन रिपीट कर रहा हूं, यही बहुत मेन इंपॉर्टेंट लाइन है। 315 में हम ये डिसाइड करते हैं कि हम IAF का वर्क यूज करें या ना करें। राइट, कैसे डिसाइड करते हैं? अपनी प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा के, नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस मिलता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो 315 में हम डिसाइड करते हैं कि IAF का वर्क यूज करें या ना करें। एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि करें, तो फिर 610 आता है और 610 बताता है कि अगर आप IAF का वर्क यूज करने जा रहे हैं तो आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ओके, और IAF का वर्क, इंटरनल ऑडिटर के वर्क को हम दो पार्ट में बांट देते हैं। एक तो IAF का वर्क यूज करना और दूसरा इंटरनल ऑडिटर को यूज करना फॉर डायरेक्ट असिस्टेंस। ओके, मैंने नीचे कुछ बातें लिखी हैं। 315, अप्लाई दी प्रोसीजर, ऑब्टेन प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ IAF and decide auditor expect to and when after preliminary understanding auditor expect to use the work of IAF for obtaining AE. What is AE? Audit evidence. तो एक बार अगर ऑडिटर ने IAF का वर्क यूज करने का एक्सपेक्टेशन बना ली, then SA610 comes into the picture and it deals with the responsibility of auditor while using the work of IAF and direct assistance of IA under the DSR. DSR is direction, supervision and review of external ऑडिटर। बहुत सिंपल, फिर से बोलता हूं, 315 में हम प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन की और हम ये देखते हैं कि हमने इसका काम यूज करना है या नहीं। और जैसे ही हम बोलते हैं कि हमें इसका काम यूज करना है, वैसे ही हमारा एक ऐसे और पिक्चर में आ जाता है, वो है 610 एंड 610 टेल्स अस, that is the external auditor, tells the external auditor the responsibility of external auditor while using the work of internal auditor. How many, I should say, under how many types are there that external auditor can work, use the work of internal auditor, or in how many ways the external auditor can use the work of internal auditor? In two ways. Number one, sir, using the work of internal audit function. ये हमने लास्ट पेज पे पढ़ा था, याद करिए, ये रहा। So using the work of internal audit function or using internal auditor to provide direct assistance under the direction, supervision, review of external auditor. I hope guys आपको यहाँ तक की बात समझ आई। लीजिए, हमने दो बातें पढ़ ली, मैं आपको दिखाया था एक बार जल्दी से। सबसे पहले हमने देखा SA610 में सर स्कोप क्या था, स्कोप के बाद हमने देखा कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर उसके बाद गाइज हम लोगों ने एक चीज देखने की कोशिश करी कि सर 610 और 315 का क्या रिलेशन है। ओके, अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा सर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर एज पर 610। रियली इंपॉर्टेंट, मैं आपको इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, हिंदी में बताऊंगा और फिर घुटवा दूंगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर एज पर 610। देखिए, यही तो इस एस्से की जान है। इस एस्से ने बतानी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि एक एक्सटर्नल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है जब वो काम यूज कर रहा हो, किसका, इंटरनल ऑडिटर का। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा होगा, बहुत सिंपल है। एक एक बार मेरे साथ बोलिएगा, फिर मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा। बोलिए मेरे साथ, क्या मैं इंटरनल ऑडिटर का वर्क, इंटरनल ऑडिट फंक्शन का वर्क या इंटरनल ऑडिटर की डायरेक्ट असिस्टेंस यूज कर सकता हूं? अगर हाँ तो कौन से एरिया में और कितनी? मैं रिपीट करता हूं, क्या मैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन या इंटरनल ऑडिट को यूज कर, इंटरनल ऑडिटर को यूज कर सकता हूं? अगर हाँ तो कौन कौन से एरिया में और कितना? सिंपल बात, फिर से बोलता हूं, क्या मैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन का वर्क या इंटरनल ऑडिटर को डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए यूज कर सकता हूं? इफ यस, then I have to tell that in which areas and up to what extent. अच्छा जी, एक बार मैंने ये डिसाइड कर लिया कि ओके मैं इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज कर सकता हूं या इंटरनल ऑडिटर की डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकता हूं। मुझे अब चेक करना पड़ेगा कि सर इसका काम इंटरनल ऑडिट फंक्शन या फिर इंटरनल ऑडिटर का जो वर्क है वो एडिक्वेट है या नहीं। ओके, तीसरी चीज जो मुझे देखनी है, इंटरनल ऑडिटर की डायरेक्ट असिस्टेंस अगर हम ले रहे हैं तो हमें DSR जरूर करना है। एंड आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज DSR, डायरेक्ट, सुपरवाइज एंड रिव्यू। ये तीन मेन ऑब्जेक्टिव हैं, ऑल्दो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में पूछेंगे, बट मैं फिर भी आपको याद करा दूंगा। पहला, क्या मैंने इंटरनल ऑडिट फंक्शन का वर्क
और डायरेक्ट असिस्टेंस यूज करना है, अगर करना है तो कौन से एरिया में और कितना एक्सटेंट रहेगा, यानी कौन से एरिया में और कितना वर्क में यूज कर सकता हूं। एक बार मैंने पता लगा लिया कि हाँ करना है, अब मुझे देखना पड़ेगा कि सर ये जो वर्क है वो एडिक्वेट है या नहीं। ओके, तीसरी बात अब मुझे देखना पड़ेगा कि अगर मैं इंटरनल, तीसरी बात एक्सक्लूसिवली एप्लीकेबल है डायरेक्ट असिस्टेंस के केस में। कौन से केस में? डायरेक्ट असिस्टेंस में। तो तीसरी बात मैं ये कर रहा हूं कि अगर मैंने पता लगा लिया कि हाँ इंटरनल ऑडिटर काम यूज करना है, तो मुझे एक चीज जरूर बतानी पड़ेगी कि सर मैं अप्रोप्रिएटली डीएसआर करूंगा। बोलिए अप्रोप्रिएटली क्या करूंगा? डीएसआर। अप्रोप्रिएटली किसका डीएसआर करूंगा? अप्रोप्रिएटली डीएसआर करूंगा मैं इंटरनल ऑडिटर के वर्क का, जो मैं एज अ असिस्टेंस यूज कर रहा हूं। आइए देखिए, ये है ऑब्जेक्टिव। इसके ऊपर गाइज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये जो था ये मैंने आपको समझा दिया है। दिस वॉज नथिंग बट दिस वॉज सिंपली स्पीकिंग रिलेशन बिटवीन 315 एंड 610, ये मैं आपको करा चुका हूं। अब बात करते हैं किसकी? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर की। देखिए मैंने जो चीज आपको पढ़ाई वो यहां पे लिखी है। देखिए, क्या वर्क एंड डायरेक्ट असिस्टेंस यूज कर सकते हैं? अगर हां तो कौन से एरिया में और कितना? हाँ जी, अगर हां तो कौन से एरिया में और कितना? एंड हैविंग मेड दैट डिटर्मिनेशन, अगर मेरे पास समय रहा तो ये नोट्स वाली फाइल, पीडीएफ फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स है वहां पे आप लोग चेक कर लीजिएगा क्या यूज कर सकते हैं, और अगर हां तो कौन कौन से एरिया में और कितना। और एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि हम यूज करने वाले हैं, तो हमें एक चीज देखनी पड़ेगी। एक बार ये पता लगा लिया कि यूज कर सकते हैं, तो देखो क्या वर्क एडुकेट है फॉर ऑडिट। और तीसरी बात, और अगर इंटरनल ऑडिटर के डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहे हैं तो उनके काम को अप्रोप्रिएटली डीएसआर करना है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले, वैसे तो नहीं पूछेगा, कैसे 610 के ऑब्जेक्टिव बताओ, तो सिंपली सिंपली पहले हिंदी में बोलेंगे, क्या मैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन का वर्क और इंटरनल ऑडिटर की डायरेक्ट असिस्टेंस यूज कर सकता हूं? अगर हां तो कौन कौन से एरिया में और कितना एक्सटेंट। एक बार मैंने देख लिया कि यूज कर सकता हूं कौन से एरिया में कितना एक्सटेंट है, अब मैं चेक करूंगा क्या इनका काम एडिक्वेट है या नहीं। तीसरी चीज मैं डायरेक्ट असिस्टेंस के केस में चेक करूंगा, और वो ये है कि भाई मैं अप्रोप्रिएटली डीएसआर करूंगा आईए के वर्क को। व्हाट इज अप्रोप्रिएटली डीएसआर? अप्रोप्रिएटली डायरेक्ट, सुपरवाइज एंड रिव्यू द वर्क ऑफ आईए। ओके, अगर मैं इसमें से 3 कीवर्ड्स आपको निकाल के दूं, तो पहला यूज, दूसरा एडिक्वेट, तीसरा अप्रोप्रिएटली डीएसआर। यूज, एडिक्वेट, अप्रोप्रिएटली डीएसआर। रट लीजिए ये वाले वर्ड्स, यूज, एडिक्वेट एंड अप्रोप्रिएटली डीएसआर। तो पहले तो मैं डिसाइड करूंगा क्या मैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन का वर्क यूज करूं या ना करूं, या इंटरनल ऑडिटर को एज फॉर डायरेक्ट असिस्टेंस यूज करूं या ना करूं। एक बार मैंने अच्छा यूज करूं या ना करूं, यूज करूं तो एरिया क्या होगा और एक्सटेंड क्या होगा। एक बार मैंने डिसाइड कर लिया कि ओके मैं यूज करने वाला हूं, देन आई नीड टू चेक दैट वेदर द वर्क इज एडिक्वेट और नॉट। और अगर सर मैं डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहा हूं, उस पर्टिकुलर केस में एक एडिशनल रिक्वायरमेंट भी है, और वो एडिशनल रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे आईए के वर्क को अप्रोप्रिएटली क्या करना है? डीएसआर। व्हाट इज डीएसआर? डायरेक्ट, सुपरवाइज एंड रिव्यू। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव। लीजिए, एक बार हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, अब हमारे पास कुछ छोटी छोटी सी मैं आपको 2 डेफिनेशन पढ़ाना चाहूंगा, बहुत आसान है, चिंता मत कीजिए। और उसके बाद मेन चीज शुरू करेंगे जो इस एसे की जान है। मैंने उसके लिए बहुत अच्छे 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 नोट्स बनाए हैं, एंड बिलीव मी मैं आपको वो अच्छी तरीके से याद करवा दूंगा। ओके, आइए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर एज पर एस 610 हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट मुद्दा हमारे पास है 2 छोटी छोटी सी डेफिनेशन। क्या है वो डेफिनेशन? आइए दिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहले डेफिनेशन है इंटरनल ऑडिट फंक्शन की। हाँ जी, किसकी? इंटरनल ऑडिट फंक्शन की। अच्छा रुक जाइए, मैं इन जनरल आपको बताता हूं कि व्हाट इज इंटरनल ऑडिट फंक्शन। एक मैनेजमेंट का ही फंक्शन है जो ये ध्यान रखता है, हिंदी में बोल रहा हूं बहुत आसान भाषा में, मैनेजमेंट का ही फंक्शन है जो ये ध्यान रखता है कि जो मैनेजमेंट का आईसी है, इंटरनल कंट्रोल है, वो ढंग से चल रहा है या नहीं। देसी बात। अब इन्होंने जो डेफिनेशन दी वो पढ़ते हैं। लीजिए, इंटरनल ऑडिट फंक्शन, a function of an entity that performs assurance and consulting। अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, that performs assurance and consulting। एक बार फिर से बोलता हूं,
अ फंक्शन ऑफ एंटिटी दैट परफॉर्म्स एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटीज, तो एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग देता है वो सर, टू इवेल्युएट एंड इंप्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ एंटिटीज गवर्नेंस रिस्क मैनेजमेंट एंड आईसी प्रोसेसेस। लीजिए, आपको इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स मिलेंगे, जैसे कि पहला कीवर्ड एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटीज। द मेन एम इज टू इवेल्युएट एंड इंप्रूव इफेक्टिवनेस। अब किस किस की, नंबर मैं इसको दे रहा हूं आपको, वर्ड जो हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है 6, 7 एंड 8, ये 8 चीजें मिला के आपका इंटरनल ऑडिट फंक्शन बना है। मैं बोलने की कोशिश करता हूं कि कौन कौन सी हैं वो 8 चीजें जो मिला के बना है। सबसे पहले गाइज आप लोग यहां पे एक छोटी सी बात को समझने की कोशिश कीजिए। सर कौन सी एक्टिविटीज होंगी? ओके, मैं ये पेन यूज नहीं करूंगा वो येलो वाला, क्योंकि आप सब बहुत नाराज हो जाते हो। लो जी, ब्लू। कौन सी एक्टिविटीज होंगी? सर ऐसी एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटीज जिनसे क्या करेंगे, इवेल्युएट एंड इंप्रूव। क्या इवेल्युएट एंड इंप्रूव? इफेक्टिवनेस। किस चीज की इफेक्टिवनेस? 3 चीजों की इफेक्टिवनेस। गवर्नेंस, गवर्नेंस मतलब भाई काम बहुत स्मूथली हो, इफेक्टिवली हो, काम ज्यादा हो, बातें कम हो। मोदी जी का नारा सुना था ना आपने, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। मतलब सरकारी बाबू काम ज्यादा करें। बट यहां पे हमारा मतलब क्या है सर? कंपनी के रिलेशन में, क्लाइंट के रिलेशन में। सर हमारा यहाँ पे ये मतलब है कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन ऐसा हो कि जो मैक्सिमम गवर्नेंस दिखाए, यानी सबसे ज्यादा ध्यान उसका इसी बात पे हो कि हर चीज बहुत स्मूथली एग्जीक्यूट हो रही है। तो इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नेंस। रिस्क मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बहुत ज्यादा सतर्क रहती हो रिस्क को लेके। और तीसरा पार्ट है इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स और प्रोसेस। ठीक है, सो एश्योरेंस और कंसल्टिंग देना ताकि हम इवेल्युएट और इंप्रूव कर पाए। इफेक्टिवनेस, गवर्नेंस में, आपका रिस्क मैनेजमेंट में और इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस में। दिस इज, अगर मैं इसे कलेक्टिवली बोलूं, दिस इज और दिस विल बी टर्म्ड एज इंटरनल ऑडिट फंक्शन। सो इट्स अ फंक्शन थ्रू विच it's a entities function। सबसे पहले तो मैं लिखना है, it's a entities function that perform assurance and consulting, okay, designed to evaluate and improve what effectiveness in terms of governance, risk management and आपका internal control processes, okay। जो सेकेंड डेफिनेशन है गाइज, सेकेंड डेफिनेशन आती है डायरेक्ट असिस्टेंस की। हाँ जी, किसकी डेफिनेशन आती है? डायरेक्ट असिस्टेंस। डायरेक्ट असिस्टेंस इस एसए में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं बोलूंगा नया वर्ड आया है। तो ये एसए ऑडिटर की इस बात पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है कि ऑडिटर अगर इंटरनल ऑडिटर की डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहा है तो ऑडिटर ने क्या क्या करना है। तो सबसे पहली बात, डायरेक्ट असिस्टेंस को बिल्कुल बार बार क्लियर करते हुए चलेंगे कि डायरेक्ट असिस्टेंस मींस द यूज ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर अंडर दी डीएसआर। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया सर, अंडर दी व्हाट? डीएसआर, डीएसआर, ओके। तो यहां पे हम क्या करने वाले? डायरेक्ट असिस्टेंस। किसकी डायरेक्ट असिस्टेंस? सर इंटरनल ऑडिटर की। इंटरनल ऑडिटर की क्यों डायरेक्ट असिस्टेंस? परफॉर्म दी ऑडिट प्रोसीजर अंडर डीएसआर ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर। सो विदाउट डीएसआर you cannot use the work or you cannot use the direct assistance of internal auditor। लिख लो जी, विदाउट डीएसआर, विदाउट डीएसआर, विदाउट डीएसआर सर हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। क्या यूज नहीं कर पाएंगे भाइयों, जल्दी बता दो। वी विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू यूज ईए बोल देता हूं, एक्सटर्नल ऑडिटर कैन नॉट यूज वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ठीक है ना, और वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर फॉर डायरेक्ट असिस्टेंस फॉर डीए। लीजिए सर, यहां तक आई होप आपको बात समझ आती है। तो दो ही डेफिनेशन सर जो आपके काम की, मैं दोनों आपको पढ़ा दी। एक थी इंटरनल ऑडिट फंक्शन क्या होता है, एंटिटी का एक ऐसा फंक्शन जो एश्योरेंस और कंसल्टिंग एक्टिविटीज देता हो फॉर इवैल्यूएटिंग एंड इंप्रूविंग द इफेक्टिवनेस इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस। एंड देन हमसे पूछा गया कि व्हाट इज डायरेक्ट असिस्टेंस, तो यूज ऑफ इंटरनल ऑडिटर फॉर परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर अंडर द डीएसआर ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर। लीजिए सर, अब हम जो पढ़ेंगे ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा, मार्क माय वर्ड्स, वो सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने उसमें बहुत मेहनत करी है, आपके लिए चार्ट्स बनाए हैं, ठीक है।
एक्चुअली में गाइज मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि एक ऐसे में कुल मिला के सर हमारे पास 5 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले स्कोप आता है, फिर उसके बाद डेफिनेशंस आती हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव आता है, फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट्स आती हैं, और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन आती है। जितने टीचर्स भी देख रहे हैं भाइयों, ठीक है मुझे क्रेडिट मत दिया करो, लेकिन अच्छे से पढ़ाना बच्चों को भाई। ये होती है बच्चों हर ऐसे की जान, आन बान शान। ओके, अगर आपको रिक्वायरमेंट समझ आ गई तो सर आप ऐसे समझ सकते हैं, और यही एग्जाम के लिए भी यही बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। 5 स्टार दूंगा मैं इस रिक्वायरमेंट को, ठीक है। सो ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये जरूर 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 हम पढ़ेंगे, और मैं फिर बोल रहा हूं नेक्स्ट लेवल पे जाके पढ़ेंगे। आपको मेरे को घुटवाना पड़ेगा। टोटल मिला के 2 रिक्वायरमेंट है, 2 के अंदर हर किसी के 3 पार्ट हैं, और फिर 3 के अंदर बहुत सारे पार्ट हैं। सर ये तो बहुत टफ लग रही है। नहीं बेटा, टफ बिल्कुल नहीं होंगी, मैं भी दिखाऊंगा आपको। लीजिए, चलिए मैं आपको ले चलता हूं दिखाने के लिए। बस एक बात ध्यान रखिएगा, हर ऐसे में कोई चीज बहुत काम की है तो वो क्या है? रिक्वायरमेंट्स। इन्हीं के ऊपर सर मैक्सिमम क्वेश्चंस बनने के चांस होते हैं आपके एग्जाम में। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के भी आ सकते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा रिक्वायरमेंट्स। लीजिए, ये 2 मिनट के लिए सारे नोट्स छोड़ के ये मैंने एक चार्ट बनाया है, इससे आपको काफी कुछ समझ आएगा। तो ऐसे 610 की रिक्वायरमेंट को देखते हैं। पहले ये वाले रिक्वायरमेंट देखते हैं। नंबर 1, डिटरमाइन। हाँ जी, क्या करने वाले हैं? डिटरमाइन। क्या डिटरमाइन? वेदर, विच एरियाज, व्हाट एक्सटेंट। 3 क्वेश्चन। वेदर यूज करूं या ना करूं, विच एरियाज, अब कौन से एरियाज में करूं तो सर कौन से एरियाज में करूं और कितना करूं। द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन कैन बी यूज्ड। तो दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। External auditor needs to determine whether, which areas and up to what extent the work of IAF can be used. IAF मतलब internal audit function can be used. Second requirement देखिए मिलती जुलती है। Determine whether, which area, what extent. Wow, 3 कॉमन चीजें। आओ, whether, which area, what extent. Whether, which area, what extent. बोलना है, आप लोग भी बोलें एक साथ। Whether, which area, what extent. ओके, सो हमें ये 3-4 चीजें देखनी है कि वेदर, विच एरिया, व्हाट एक्सटेंट इंटरनल ऑडिटर्स कैन बी यूज फॉर प्रोवाइडिंग डायरेक्ट असिस्टेंस। तो ये वाला पार्ट बोलता है कि इंटरनल ऑडिटर कैसे यूज हो सकते हैं फॉर प्रोवाइडिंग डायरेक्ट असिस्टेंस। ये वाला पार्ट बोलता है कि सर वर्क ऑफ आईएएफ कैन बी यूज्ड। ओके, तो हमने इसे 2 पार्ट्स में बांट दिया। कम ऑन, टेल मी, बताओ कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं। नंबर 1, whether, which area and to what extent the work of IAF can be used. Number 2, whether, which area and what extent the work of internal auditor can be used to provide what? Direct assistance. That's it. इसकी जो डिटेल है वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी सर हम इसकी डिटेल डिस्कस करते हैं। यही क्वेश्चन आएगा, सीधा क्वेश्चन आ सकता है। डिस्कस एज पर 610 the requirements which the auditor is required to follow while using the work of internal audit function. फिर से बोलता हूं, discuss the requirements to be fulfilled by the external auditor while using the work of internal audit function. ओके, बोलो। अब ये क्वेश्चन आएगा तो सर आपको पहले पूरी भूमिका बनानी पड़ेगी 610 के हिसाब से, और फिर आप लोग सर इसका आंसर लिखेंगे। और देखिए, अब ये पता लगाने के लिए कि वर्क कैन बी यूज और नॉट, वी नीड टू चेक 3 थिंग्स। हाँ जी, वी नीड टू चेक 3 थिंग्स। पहले इनको पढ़ते हैं। इवेल्युएटिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, determine the nature and extent of work of IAF that can be used, and then using the work of IAF. 3 बातें। पहले IAF को evaluate करेंगे, फिर हम determine करेंगे कि सर IAF का कितना काम जो है हम यूज कर सकते हैं, और फिर हम IAF का वर्क जो है वो यूज करेंगे। फिर से आइए, हम पहले इवेल्युएट करेंगे कि IAF कैसा है, फिर हम डिटरमाइन करेंगे नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट कैसा रहा वर्क का, वर्क नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क ऑफ IAF ने जो काम किया है उसका नेचर कैसा, एक्सटेंट कितना है, एंड फाइनली वी विल यूज द वर्क ऑफ IAF. सो यू कैन से दिस इज द स्टेज 1 इन डिटरमाइनिंग द एरिया एक्सटेंट, और ये ना एरिया एक्सटेंट ऑफ द वर्क ऑफ IAF. दिस इज स्टेज 2, वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ वर्क कितना क्या है. दिस इज द स्टेज 3, फाइनली विल यूज द वर्क ऑफ IAF. राइट, अब इनकी डिटेलिंग होगी इन तीनों की। देखिए मैंने कैसे लिखा, ये लीजिए, तो यही तो डिटरमाइन करना था। अभी देखिए रिक्वायरमेंट्स 2 थी, एक इंटरनल ऑडिटर की डायरेक्ट, एक इंटरनल ऑडिटर को यूज करना डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए, और एक इंटरनल ऑडिट फंक्शन का वर्क यूज करना। ओके,
यहाँ पे हम पहली रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं और वो है वर्क ऑफ आईएफ। हमारे उसके 3 पॉइंट थे। इवेल्युएट आईएफ फंक्शन, determine the nature and extent of work of IF that can be used, and finally using the work of IF। हाँ जी, using the work of IF। ओके, अब देखो जी, ये जो है ये इसकी डिटेलिंग है, यानी एक ही चीज की डिटेलिंग होगी अब, और वो ये है कि सर कैसे पता लगाएं कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन जो है हमने उसका वर्क यूज करना है या नहीं। हमें 3 स्टेप्स मिले कि इन 3 स्टेप से पता लगा लीजिए। अब उन 3 के अंदर क्या क्या लिखना है मैं आपको वो पढ़ा रहा हूं। जैसे कि पहला स्टेप ये है इवेल्युएटिंग द आईएएफ। सो क्वेश्चन बन सकता है हाउ द एक्सटर्नल ऑडिटर इज गोइंग टू इवेल्युएट द आईएएफ बिफोर यूजिंग द वर्क ऑफ आईएएफ फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। फिर रिपीट करता हूं, हाउ एक्सटर्नल ऑडिटर कैन इवेल्युएट द आईएएफ बिफोर यूजिंग द वर्क ऑफ आईएएफ फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। तो आप बोलेंगे ओसीए। बोलिए क्या बोलेंगे? ओसीए। ओसीए। सुन रहा है नहीं सुन रहा है? एक बार बोलो बेटा, ओसीए। तो यहां पे हमें सर बस कितनी चीजें बतानी होंगी? 3, और वो 3 चीजें क्या है? ओसीए। इन ऑर्डर टू इवेल्युएट, आप ये पूरे के पूरे नोट्स भी देख सकते हैं। देखिए मैं कहां से पढ़ा रहा हूं आपको ओसीए, ये लीजिए, ये लिखा आपका ओसीए। देखिए, इवेल्युएटिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। सो ओसीए, हाँ जी, क्या देखने वाले? ओसीए। In evaluating the work of internal audit function, number 1, we need to check the objectivity of internal auditors. Objectivity is nothing, independence. Number 2, we are going to check the competence of internal audit function. किस तरह के लोग हैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन में, ऑनेस्ट है कि नहीं, कैसा काम रहा, परेशान तो नहीं करते, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड नंबर 3, वी आर गोइंग टू चेक दैट द अप्रोच यूज इन इंटरनल ऑडिट फंक्शन वाज अ सिस्टमैटिक अप्रोच एंड अ डिसिप्लिन्ड अप्रोच और अदरवाइज। तो हमने 3 चीजें चेक करनी है, और 3 चीजें क्या क्या है? ओसीए। हम इंटरनल ऑडिट फंक्शन को इवेल्युएट करेंगे तो कितनी चीजें यूज करेंगे? 3। ओसीए, ओ से ऑब्जेक्टिविटी सर, उसके बाद सी से कॉम्पिटेंस, एंड ए से अप्रोच, डिसिप्लिन और सिस्टमैटिक होनी चाहिए। अब घबराइए मत, इसका जस्ट उल्टा यहां पे लिखा है, इसका जस्ट उल्टा। ऊपर था कि ये होगा तो ठीक है, और फिर नीचे बोला जी ये नहीं होगा, यानी वही चीजें अगर नहीं होंगी तो हम कभी भी इंटरनल ऑडिट फंक्शन का वर्क यूज नहीं करेंगे। जैसे कि ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, कॉम्पिटेंस नहीं है, अप्रोच सही नहीं थी। ओके, सो पहला पार्ट देखिए हमने कंप्लीट किया। आइए मैं आपको नोट्स में ले चलता हूं। हमने देखा सर इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट कैसे करना है? ओसीए, ओ फॉर ऑब्जेक्टिविटी, सी फॉर आपकी कॉम्पिटेंस, और हमारा जो ए फॉर आएगा वो आएगा अप्रोच। लीजिए, याद रखिएगा 2 रिक्वायरमेंट है। अभी हम चेक कर रहे हैं कि वर्क ऑफ आईएफ यूज करें या ना करें, किस एरिया में करें, कितना एक्सटेंड करें। इसके लिए मुझे 3 स्टेप बताया गया। सबसे पहला स्टेप यही था, इवेल्युएट आईएफ, हम इवेल्युएट कर रहे थे। सेकंड स्टेप पे आ गए। सेकंड स्टेप है डिटरमाइन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क ऑफ आईएफ दैट कैन बी यूज्ड। अब हम डिटरमाइन कर रहे हैं कि कौन सा काम है जो हम यूज कर सकते हैं, कौन सा काम यूज नहीं करेंगे। इसके लिए हमें ये सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं। वहां ओसीए था, यहां तो भाई सब भरमार है। सबसे पहले हम देखना चाहेंगे नेचर ऑफ वर्क कैसा था, स्कोप ऑफ वर्क कितना था। नेचर ऑफ वर्क कैसा था जो आईएएफ ने किया, स्कोप कितना था, यानी कोई छोटे मोटे काम तो नहीं कर रहा था, कोई बड़ा काम किया कि नहीं किया। तो नेचर एंड स्कोप ऑफ वर्क परफॉर्म्ड एंड विच इज प्लान टू बी परफॉर्म्ड। दूसरी चीज, वी आर गोइंग टू जज द रेलेवेंस ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन फॉर अवर ऑडिट। ठीक है। नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑडिटर इज गोइंग टू प्रिवेंट द अनड्यू रिलायंस ऑन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। फिर से बोलता हूं, auditor, external auditor is going to prevent the undue use of what? Internal audit function work. And then auditor shall always try to perform more work, more work what? Directly, and shall make it sure that auditor is sufficiently involved in the audit. To prevent undue use, prevent undue use, perform more work directly and be sufficiently involved. Okay, तो हमने नेचर, टाइम और एक्सटेंट आईएफ का कितना यूज करेंगे ये ध्यान रखते समय, ये करते समय कि मैं कितना काम यूज करूं, ये डिसाइड करते समय कि मैं कितना काम यूज करूंगा इंटरनल ऑडिट फंक्शन का, आई हैव टू कीप दिस इन माइंड। व्हाट सर? 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, अनड्यू यूज ना हो, ज्यादा से ज्यादा वर्क करें डायरेक्टली, और सफिशिएंटली इन्वॉल्व रहें। ठीक है, हाँ,
तीन बातें हम वैसे देख लेंगे, दो बातें हम वैसे देख लेंगे। ए, नेचर एंड स्कोप ऑफ वर्क परफॉर्म, कैसा वर्क परफॉर्म किया था इंटरनल ऑडिट फंक्शन ने, उसकी रेलेवेंस कितनी है, उसकी रेलेवेंस कितनी है। तो आप इनके दो पार्ट्स बना सकते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड दिस इज पार्ट 3। ओके, तो देखिए, पहला नेचर एंड स्कोप ऑफ वर्क परफॉर्म एंड प्लान एंड रेलेवेंस। दूसरा, प्रिवेंट अनड्यू यूज, परफॉर्म मोर वर्क डायरेक्टली एंड सफिशिएंटली इन्वॉल्व। और थर्ड पार्ट एक ही है, एज पर ऐसे 260 हम लोग कम्युनिकेट करते हैं द प्लान्ड स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट टू दी TCWG। तो उसके तहत ऐसे 260 के तहत वी शुड ऑल्सो कम्युनिकेट हाउ EA, एक्सटर्नल ऑडिटर, हाउ EA हैज प्लान टू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। हाँ जी, हाउ EA हैज प्लान टू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। आई होप गाइज यहां तक आपको ये बात समझ आती है, बोल दीजिए फिर से। रिक्वायरमेंट 2 थी, फर्स्ट रिक्वायरमेंट के अंदर 3 रिक्वायरमेंट है। पहला था इवेल्युएट द वर्क ऑफ IAF, दूसरा आया डिटरमाइन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द वर्क ऑफ IAF, और अब तीसरा आ रहा है हमारे पास यूजिंग द वर्क ऑफ IAF। ओके, चलिए इसको भी देखते हैं। Hey guys, now you can study CA IPCC taxation at your home. All the lectures will be delivered to you in a pen drive. You will also receive hard copy of notes for CA IPCC taxation. So avail this opportunity, learn at your home, at your own pace, with your own mentor. Check the links given in the description below and the comment box below. Or just write to us at neerajaroraclasses@gmail.com. अब IAF का वर्क यूज करने से पहले हमने ये दोनों पॉइंट्स तो कवर कर ही लिए। हमने सबसे पहले इवेल्युएट किया, फिर हमने डिटरमाइन किया, इवेल्युएट किया IAF कैसा है, फिर हमने डिटरमाइन किया कितना काम यूज करना है, फिर फाइनली अगर हमने प्लान किया दैट वी नीड टू यूज द वर्क ऑफ IAF, अब हमने क्या क्या करना है उसका काम यूज करते समय। सबसे पहले डिस्कस द प्लान्ड यूज। हाँ जी, सबसे पहले जल्दी बताइए क्या, डिस्कस द प्लान्ड यूज कि सर क्या आप यूज करने वाले हैं। नंबर 2, रीड द रिपोर्ट्स ऑफ IAF related to work of IAF that EA is planning to use। तो जो भी इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट है हम वो रीड करना शुरू करेंगे, उस काम की रिपोर्ट्स जिस काम को EA यूज करने वाला है। ओके, इससे क्या होगा, अब यहां देखिए, why we are going to read the report to obtain understanding of the nature and extent of audit procedure and related findings। कि भाई इंटरनल ऑडिटर ने कैसे ऑडिट प्रोसीजर लगाए थे और कैसे सर उसकी फाइंडिंग्स रही थी, right? To obtain understanding of nature and extent of audit procedure and related findings। फिर से, to obtain understanding of nature and extent of audit procedure and related findings। ओके, तो पहला काम हमने क्या किया, चलो जी चलो डिस्कस करो जी हम यूज कैसे करेंगे, ठीक है जी। नंबर 2 हमने क्या किया, रीड, वी स्टार्टेड रीडिंग द रिपोर्ट्स ऑफ IAF, व्हाई, टू नो दी, हाँ जी व्हाई, जल्दी बताइए, टू अंडरस्टैंड दी नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ AP ऑडिट प्रोसीजर एंड रिलेटेड फाइंडिंग्स। ओके, IAF की रिपोर्ट्स कौन सी वाली पढ़ रहे हैं, उस वर्क से रिलेटेड जो EA ने डिसाइड किया है आई विल बी यूजिंग इन माई ऑडिट। ओके, तो देख लेते हैं जल्दी से, लीजिए ये एक वर्क है वर्क 1, ऐसे ही ये एक वर्क है वर्क 2, ये एक वर्क है वर्क 3, ये है हमारा EA ने डिसाइड किया आई एम गोना यूज वर्क 2, आई एम गोना यूज वर्क 2। अब इस वर्क 2 को ध्यान में रखते हुए हमारे पास कुछ है रिपोर्ट्स, तो हम इस वर्क 2 की जो रिपोर्ट्स होंगी उनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ताकि 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 हम लोगों को समझ आ जाए कि सर जो नेचर एंड एक्सटेंट है ऑडिट प्रोसीजर का और जो रिलेटेड फाइंडिंग्स हैं वो सही है या नहीं है, उनकी अंडरस्टैंडिंग हम लोग ऑब्टेन कर पाए। ओके, थर्ड पार्ट पे आते हैं और वो ये है अप्लाई सफिशिएंट ऑडिट प्रोसीजर। लीजिए हमने समझ लिया, अब हम इंटरनल ऑडिटर वर्क पे, इंटरनल ऑडिट फंक्शन के वर्क पे वी आर गोइंग टू अप्लाई व्हाट, सफिशिएंट ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन वर्क ऑफ IAF। ओके, व्हाई, अगेन टू डिटरमाइन द एडिक्वेसी फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट एंड फॉर इवैल्यूएटिंग 4 थिंग्स। देखिए, रिपोर्ट्स रीड कर रहे थे टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड रिलेटेड फाइंडिंग्स। ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे हैं, किसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे हैं, इंटरनल ऑडिट फंक्शन के वर्क के ऊपर, इंटरनल ऑडिट फंक्शन के वर्क के ऊपर। एक बार और, किसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे हैं, इंटरनल ऑडिट फंक्शन के वर्क के ऊपर, ये जानने के लिए कि सर एडिक्वेसी फॉर पर्पस है या नहीं, एंड फॉर इवेल्युएटिंग 4 थिंग्स, PPSRD। अब व्हाट इज दिस PPSRD?
Audit was planned, performed, supervised, reviewed, and documented. Properly PPSRD the planned, perform, supervise, reviewed and document. एक तो ये इवेल्युएट करने के लिए, दूसरा ये इवेल्युएट करने के लिए कि जो हमारे एविडेंस ऑब्टेन हुए हैं क्या उनसे हम कोई प्रॉपर कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं. मैं फिर बोलता हूं, हमारे जो एविडेंस ऑब्टेन हुए हैं उनसे हम कोई प्रॉपर कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं. राइट. और जो कंक्लूजन्स ड्रॉ हुए हैं वो अप्रोप्रिएट है इन एज पर द सर्कमस्टेंस. रिपोर्ट्स जो हैं वो कंसिस्टेंट है एज पर द वर्क परफॉर्म्ड. बड़ा हो गया थोड़ा सा. हाँ, आइए देखते हैं. थर्ड पार्ट चल रहा है यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन. सो इफ द एक्सटर्नल ऑडिटर प्लान्स टू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन तभी ये पार्ट एप्लीकेबल होगा. अगर उसने प्लान ही नहीं किया तो सर ये पार्ट एप्लीकेबल ही नहीं होगा. So if the auditor plans to use the work of internal audit function, number one is what? Discuss the planned use. Number two is what? Read the report. जैसे ही बोलो read report to obtain understanding. Why read report? To obtain understanding. किस चीज की understanding? Nature and extent of audit procedure and related findings. And number three, apply sufficient and appropriate audit procedure on the work of internal audit function. और ये यहीं से copy हो जाएगा as it is. जो यहाँ पे लिखा है ना ये दैट ईए इज प्लानिंग टू यूज. तो हमें ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं उस ऑडिट उस वाले वर्क पे लगाने हैं दैट ईए इज प्लानिंग टू व्हाट. हाँ जी, दैट ईए इज प्लानिंग टू व्हाट, बोलिए यूज. एज सिंपल एज दैट. ओके. व्हाई? टू डिटरमाइन द नेचर, टू डिटरमाइन द एडिक्वेसी फॉर पर्पस ऑफ ऑडिट एंड फॉर इवेल्युएटिंग फोर थिंग्स. व्हाट आर द फोर थिंग्स? पीपीएसआरडी, एविडेंस कंक्लूजन, कंक्लूजन सर्कमस्टांसेस, रिपोर्ट कंसिस्टेंट. तो सबसे पहले हम देखेंगे पीपीएसआरडी. व्हाट इज पीपीएसआरडी? ऑडिट वाज प्लान, परफॉर्म्ड, रिव्यू, सुपरवाइज्ड एंड डॉक्यूमेंटेड प्रॉपर्ली. जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन थे इंटरनल ऑडिट फंक्शन के वो अच्छे थे. जो हमारे एविडेंस है वो उससे कंक्लूजन बनाने में मदद कर रहे हैं या नहीं, और जो कंक्लूजन है वो सर्कमस्टांस के हिसाब से एप्रोप्रिएट है या नहीं, और जो रिपोर्ट्स हैं वो कंसिस्टेंट है या नहीं विद द वर्क परफॉर्म्ड. ओके, लीजिए. बहुत मेहनत करी. कितनी चीजें देखी इसके अंदर? 3. क्या चल रहा था? ये देख रहे थे कि भाई आईएएफ का वर्क, द वर्क ऑफ आईएएफ कैन बी यूज्ड. तो सबसे पहले ऑडिटर को डिटरमाइन करना था, ये को डिटरमाइन वेदर, विच एरियाज, व्हाट एक्सटेंट, वेदर, विच एरियाज, व्हाट एक्सटेंट. क्या मैं यूज करूं या ना करूं, कौन से एरियाज में करूं और कितना यूज करूं. क्या? द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन. ये देखने के लिए हमारा ऐसे बोलता है कि भाई ऑडिटर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन का काम यूज करने से पहले उसको 3 चीजें चेक कर लेनी चाहिए. नंबर 1, इवेल्युएट दी, एक बार और बोले मेरे साथ, इवेल्युएटिंग दी आईएएफ. नंबर 2, डिटरमाइन दी नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क ऑफ आईएएफ दैट कैन बी यूज्ड. तुमने पहले आईएएफ को समझना है, फिर हमने ये समझना है कि सर कितना काम है जो हम यूज कर सकते हैं, एंड नंबर 3 फाइनली हम लोग उसे क्या करेंगे, यूज करेंगे. राइट. लीजिए. सो इवेल्युएटिंग में ओसीए, ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस. हाँ जी, क्या क्या आया था जल्दी बताइए. ऑब्जेक्टिविटी आ गया था पहला, कॉम्पिटेंस, और तीसरा था अप्रोच. नंबर 2, डिटरमाइन द नेचर एंड एक्सटेंट वाला पॉइंट पढ़ेंगे, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द वर्क ऑफ आईएएफ दैट कैन बी यूज्ड. कितना काम है आईएएफ का जो हम यूज कर सकते हैं. तो वो देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा नेचर एंड स्कोप ऑफ वर्क परफॉर्म्ड एंड प्लान टू बी परफॉर्म्ड. आईएएफ ने किस तरह का काम किया है, नेचर क्या था, स्कोप क्या था, ये हमने एक पैराग्राफ बना लिया था. देन नेचर एंड स्कोप ऑफ वर्क एंड रेलेवेंस. फिर दूसरा पार्ट आया था प्रिवेंट अनडू यूज, परफॉर्म मोर वर्क डायरेक्टली एंड बी सफिशिएंटली इन्वॉल्व्ड इन दी ऑडिट. फिर तीसरा पार्ट आया था कि सर यू नीड टू इन्फॉर्म टू दी टीसीडब्ल्यूजी द प्लान्ड यूसेज ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन एज पर SA 260. राइट. तीसरा पार्ट आया व्हेन यू have decided that I will use the work of IEF, then you need to do these things. What things? सबसे पहले काम करें, discuss the, हाँ जी, discuss the planned use. Discuss the what? Planned use. ठीक है सर. Then read report. Why? To obtain understanding. जैसे ही read report बोलूं एकदम निकल कर आना चाहिए. Why? To obtain understanding. Understanding किसके काम की? जो ऑडिट प्रोसीजर आपने लगाए थे, आईएएफ ने जो ऑडिट प्रोसीजर लगाए थे, कौन से वर्क की, जो वर्क ईए यूज करने वाला है in planning to EA is planning to use. Then apply sufficient and appropriate audit procedures. कौन से वर्क पे, उसी वर्क पे जो EA यूज करने वाला है अपने ऑडिट में. क्यों? टू डिटरमाइन द एडिक्वेसी फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट. एक तो हम ये देखना चाहते हैं कि सर ऑडिट के लिए एडिक्वेट है या नहीं, एंड फॉर इवेल्युएटिंग 4 थिंग्स, पीपीएसआरडी, एविडेंस कंक्लूजन, कंक्लूजन सर्कमस्टेंस एंड रिपोर्ट्स कंसिस्टेंसी विद द वर्क परफॉर्म्ड. ओके, आई होप आपको ये बात समझ आई. बहुत बार बोल रहा हूं सर आप लोगों के लिए, प्लीज इज्जत रख लेना. देन इसके बाद अगर मैं बात करूं
तो सर देखिए, हमने ये वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है अपना। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये जो पार्ट है ये कंप्लीट हो गया अपना। अब ये पार्ट बचा है इंटरनल ऑडिटर की डायरेक्ट असिस्टेंस से जो डील करता है। हाँ जी, इंटरनल ऑडिटर की डायरेक्ट असिस्टेंस से जो डील करता है। इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, तो देख लीजिएगा। अभी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, 2-3 बन गई हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको रिलैक्स होकर बनाना चाहूँगा। बट आप वहाँ तक का जो अभी आपने पढ़ा है, ये इतना आप ऐसे अच्छे से पढ़ के रखें। फिर मैं डायरेक्ट असिस्टेंस पे बातचीत करूंगा, और मिस मत कीजिएगा। दिस इज गोना बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। डायरेक्ट असिस्टेंस वाली है कुछ नहीं, देखिए मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ। उसमें भी 3 चीजें ही हैं, ये लीजिए। डिटरमाइन वेदर विच एरियाज द एक्सटेंट द इंटरनल ऑडिटर कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड व्हाट, डायरेक्ट असिस्टेंस। उसमें भी ऐसी 3 चीजें हैं। डिटरमाइन वेदर आईए कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड डीए फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। तो पहले देखना है कि आईए इंटरनल ऑडिटर कैन बी यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग डायरेक्ट असिस्टेंस फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। डिटरमाइन नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द वर्क कैन बी असाइन टू द आईए, कौन कौन सा काम है जो हम आईए को दे सकते हैं। एंड नंबर 3, यूजिंग द वर्क ऑफ आईए टू प्रोवाइड डीए। फाइनली जब डिसाइड हो गया कि हाँ जी यूज करना है, तो उसकी डीए लेते समय, डायरेक्ट असिस्टेंस लेते समय हमें क्या क्या काम करना है, ये वाला पार्ट गाइस मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, दिल्ली रहिए, फरीदाबाद रहिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे अहेड। जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद। Hey guys, now you can study CA IPCC taxation at your home. All the lectures will be delivered to you in a pen drive. You will also receive hard copy of notes for CA IPCC taxation. So avail this opportunity, learn at your home, at your own pace, with your own mentor. Check the links given in the description below and the comment box below. Or just write to us at neerajaroraclasses@gmail.com. आइए अब हम बात करेंगे इस एस्से के सेकंड पार्ट के बारे में। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाइए फर्स्ट पार्ट देख के आइए। फर्स्ट पार्ट की जो वीडियो है वो मैं आप लोगों के लिए नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं। फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखना शुरू करते हैं कि सेकंड पार्ट क्या है। पहले फर्स्ट पार्ट क्या था ये दिखा दूं आप लोगों को। हाँ सर प्लीज दिखा दो। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट था कि हमने जब इंटरनल ऑडिट फंक्शन का वर्क यूज करना है तो हमने क्या क्या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है। सेकेंड पार्ट क्या है कि जब हमने इंटरनल ऑडिटर्स को ही यूज करना है फॉर प्रोवाइडिंग डायरेक्ट असिस्टेंस, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट हमने फुलफिल करनी है। तो अब हम देखने जा रहे हैं, और इस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कि सर जब हम इंटरनल ऑडिटर को यूज करेंगे टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस, तो हमने क्या क्या चीजें चेक करनी है। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिटरमाइन वेदर, विच एरियाज एंड व्हाट एक्सटेंट। 3 वर्ड बोलिए, वेदर, विच एरियाज एंड टू व्हाट एक्सटेंट इंटरनल ऑडिटर्स कैन बी यूज टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस। पहला पार्ट इसमें हम देखेंगे ये कि भाई क्या हम आईए यानी इंटरनल ऑडिटर को यूज कर सकते हैं टू प्रोवाइड डीए फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। हिंदी में, क्या हम आईए को यूज कर सकते हैं टू प्रोवाइड डीए फॉर ऑडिट? अच्छा जी, नहीं कर सकते अगर इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। हाँ जी, इट इज प्रोहिबिटेड बाय व्हाट, लॉ। तो पहली बात, पहले तो हमने सबसे पहले चेक करना यूज कर सकते हैं कि नहीं। मैंने आपको बताया एक सर्कमस्टांस है जिसमें यूज नहीं कर सकते, और वो क्या है, व्हेन इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ओके, इसके बाद ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा क्या इंटरनल ऑडिटर की ऑब्जेक्टिविटी पे कोई थ्रेट तो नहीं है, या कॉम्पिटेंस में कमी तो नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी में कोई थ्रेट नहीं होनी चाहिए, कॉम्पिटेंस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिविटी पे थ्रेट है, कॉम्पिटेंस में कमी है, तो फिर हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो पहली बात तो हम इस रिक्वायरमेंट में यही देख रहे हैं। देखा था ना, पहला क्या था, वेदर। वेदर मतलब यूज करूं या ना करूं। तो यूज नहीं करूंगा अगर प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, यूज नहीं करूंगा अगर थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी है, यूज नहीं करूंगा अगर सर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस बहुत गिरा हुआ है। ओके, देखिए मैंने नीचे लिखा भी है, ध्यान से देखिए जरा। शेल नॉट बी यूज्ड और शेल नॉट यूज द वर्क इफ सिग्निफिकेंट थ्रेट्स आर देयर टू दी ऑब्जेक्टिविटी और आईए लैक्स सफिशिएंट कॉम्पिटेंसी। ओके, सो इसको ना जरा मैं बना के समझ। अरे लो बेटा लो, मैं भी समझाता हूं तुम लोगों को। आओ जरा देखना शुरू करो। ये देखो, ये है हमारा इंटरनल ऑडिटर, ये है हमारी मैनेजमेंट। ओके,
इंटरनल ऑडिटर जो है ना, हाँ जी, इंटरनल ऑडिटर जो है वो एक्चुअली में मैनेजमेंट का ही साला है। लो जी, तो अब मुझे एक बात बताओ कि मैनेजमेंट का साला है इंटरनल ऑडिटर, क्या ये इंडिपेंडेंट रहेगा? क्या ये इंडिपेंडेंट होगा? हो सकता है, लेकिन प्राइमा फेसी देयर इज अ थ्रेट टू द ऑब्जेक्टिविटी। ओके, मैं थोड़ा नॉन सीरियस तरीके से समझाने की कोशिश करी कि भाई मैनेजमेंट का साला है तो सर इंडिपेंडेंस की दिक्कत हो सकती है, थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी हो सकती है। अब दूसरी बात, मैनेजमेंट का साला है, फोर्थ पास करी थी लेकिन इसको इंटरनल ऑडिटर बना दिया, तो भाई हमें तो इसकी कॉम्पिटेंस पे भी डाउट है। और कॉम्पिटेंस सिर्फ डिग्री से नहीं होती, जरूरी नहीं है कि आप सीए हैं तो आप कॉम्पिटेंट हैं। सीए होने के बाद आपकी ट्रेनिंग कहाँ हुई थी, आपका एक्सपोजर उस फील्ड में है या नहीं है, आप सब प्रोफेशनली बिहेव करते हैं कि नहीं, इन सब चीज़ों से भी आपकी कॉम्पिटेंस और ऑब्जेक्टिविटी नापी जाती है। एनीवेज, आइए जरा देखते हैं। तो सिंपली स्पीकिंग, सर मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड बाय लॉ। सर दूसरा, देयर शुड बी नो थ्रेट्स टू द ऑब्जेक्टिविटी एंड देयर शुड बी अ गुड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, और लेवल गिरा हुआ नहीं होना चाहिए, अच्छा लेवल होना चाहिए। ओके, तो पहला तो हो गया हमारा सर वेदर। हाँ जी, पहला क्या होगा जल्दी बताइए? वेदर। वेदर में हमने देख लिया कि सर एक तो प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, दूसरा सर थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, तीसरा लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस अच्छा होना चाहिए। नाउ डिटरमाइन, अगर हमने देखा कि अच्छा सब कुछ ठीक है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं है, लेवल गिरा हुआ नहीं है, ऑब्जेक्टिव भी है, यानी कि थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, अब हम देखेंगे डिटरमाइन द नेचर एंड एक्सटेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर विच यू विल स्टडी इन योर लाइफ फॉर मे 2017 एग्जाम इज दिट सर, वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है सर, मुझे एग्जाम में बनाओ, देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। डिटरमाइन नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क दैट कैन बी असाइंड टू आईए फॉर प्रोवाइडिंग डीए। ये है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीधा क्वेश्चन बन सकता है। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड while determining the nature and extent of work that can be assigned to IE for providing DA। कौन सी चीजों को कंसिडर करते हुए हमें आईए को वर्क असाइन करना चाहिए? नंबर वन, वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं फिर से, नंबर वन, कंसिडर द जजमेंट इन्वॉल्व। हाँ जी, कंसिडर द व्हाट? जजमेंट इन्वॉल्व। जिस काम में ज्यादा जजमेंट है वो हम आईए को नहीं देंगे, वो हम अपने पास रखेंगे। नंबर टू, असेस्ड रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट। अब आप खुद सोचिए कि अगर रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट ज्यादा है तो भाई वो आईए को मत दो, उसे खुद निपटाओ। नंबर थ्री, सर एक्सटर्नल ऑडिटर की इवैल्यूएशन क्या बोलती है थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी और लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस को लेके? थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत है, हम कम काम देंगे। लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस ओके ओके है, हम कम काम देंगे। थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी है ही नहीं, हम बहुत सारा काम दे सकते हैं सर। लेकिन एक बात याद रखना है, इतना काम ना दें कि अनड्यू यूज होने लग जाए, और इतना काम ना दें कि सर आप सफिशिएंटली इन्वॉल्व ना हो। अभी आगे बताऊंगा। थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी सर और लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस को भी कंसिडर करेंगे, और साथ ही साथ अभी देखते जाओ, अभी देखेंगे सर। पहले तो रिवाइज कर लो। नंबर वन, जजमेंट इन्वॉल्व देखना पड़ेगा, असेस रिस्क और मिडल स्टेटमेंट देखना पड़ेगा, ईए की इवैल्यूएशन क्या है इन दिनों चीजों को लेकर ये देखना पड़ेगा। तीसरा चीज, एसए 260 कम्युनिकेट टू दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। क्या? how external auditor has planned to use the internal auditor to provide direct assistance and reach mutual understanding that such use is not in excess, is not excessive in the circumstances of engagement। तो आपने टीसीडब्ल्यूजी से दो बातें कम्युनिकेट जरूर करनी है। मैंने कैसे प्लानिंग करी है कि मैं आईए को डीए के लिए यूज कर रहा हूं, आईए इंटरनल ऑडिटर, डीए डायरेक्ट असिस्टेंस। मैंने कैसे प्लानिंग करी है कि मैं आईए को डीए के लिए यूज कर रहा हूं, और दूसरा, वी विल रीच टू अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि किस बात के लिए, कि सर हम इसका काम एक्सेस में यूज नहीं करेंगे। ओके, एक चीज का और ध्यान रखना है, ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई, यूजिंग आईए फॉर डीए प्लस यूजिंग वर्क ऑफ आईएफ would still result in EA, that is external auditor, being sufficiently involved in the audit। इस बात का भी ध्यान रखना है, कहीं हम इंटरनल ऑडिट फंक्शन और इंटरनल ऑडिटर पे ही ना डिपेंडेंट हो जाएं, ऐसा ना लगे कि वो ही ऑडिट कर रहे हैं। हमारी सफिशिएंट इन्वॉल्वमेंट हमेशा बनी रहनी चाहिए, हमारी सफिशिएंट इन्वॉल्वमेंट हमेशा बनी रहनी चाहिए। बोलो, हमारी सफिशिएंट इन्वॉल्वमेंट हमेशा बनी रहनी चाहिए। बोलो, हमारी सफिशिएंट इन्वॉल्वमेंट हमेशा बनी रहनी चाहिए। अब जरा देख लीजिए, ये पार्ट बच्चों जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंस रखता है। इतना पार्ट कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि इंटरनल ऑडिटर को कितना काम दें, कितना काम ना दें। तो अब मैं इसमें कीवर्ड्स निकालता हूं। पहला जजमेंट, दूसरा रिस्क, तीसरा इवैल्यूएशन,
जजमेंट रिस्क इवैल्यूएशन JRE, जजमेंट रिस्क इवैल्यूएशन JRE। देन एसेट 260, एसेट 260 में दो बातें, प्लान कैसे किया है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाओ, प्लान कैसे किया है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाओ। एंड फिर ये चेक करना है कि यूज ऑफ IA फॉर DA प्लस यूज ऑफ IAF शुड नॉट रिजल्ट इन नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ EA इन वर्क। वी मस्ट एश्योर दैट even after using IAF or using IA we are sufficiently involved in audit। एक बार सारे पॉइंट्स दोबारा बोलूंगा। जजमेंट रिस्क इवैल्यूएशन JRE, मेरे साथ, जजमेंट रिस्क इवैल्यूएशन, जजमेंट रिस्क इवैल्यूएशन, जजमेंट रिस्क इवैल्यूएशन। ओके, एसेट 260 में दो बातें, प्लान्ड एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एंड देन यूज ऑफ IAF प्लस यूज ऑफ IA फॉर DA। सर ये होने के बाद भी वी शुड कंसिडर दैट इट शुड रिजल्ट इन EA बीइंग सफिशिएंटली इन्वॉल्व इन दी ऑडिट। आई होप गाइस समझ आया आपको। तो लीजिए, अब सर हमारे पास एक ही बात बची है। देखिए क्या देखना था यहाँ पे, ये ऐसे की सेकंड रिक्वायरमेंट है कि भाई IA को DA के लिए जब हम यूज करें तो हमें क्या क्या चेक करना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट का नाम है वेदर विच एरिया what extent IA can be used to provide DA, IA can be used to provide DA। ओके, अच्छा जी, तो आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हमने दो पॉइंट्स देख लिए। नंबर 1, पहले तो हमने देखा कि भाई इसको काम दें भी या ना दें। दूसरा हमने देखा काम दें तो किन बेसिस पे दें और कितना काम दें। और तीसरा काम लीजिए, अब हम इसका IA की DA यूज करने वाले हैं, यूजिंग द वर्क ऑफ IA टू प्रोवाइड DA। और एक बात मत भूलिएगा, DA हमेशा डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू के अंडर ही मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। अच्छा जी, IA का DA अब हम यूज कर रहे हैं, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं। लीजिए, बस ये आखिरी पॉइंट है सर इस ऐसे का, यूजिंग द वर्क ऑफ IA टू प्रोवाइड DA। हाँ जी, यूजिंग द वर्क ऑफ IA टू प्रोवाइड DA। सुनिएगा, वी मस्ट ऑब्टेन रिटन एग्रीमेंट। तो पहले तो बच्चों दोनों पॉइंट जो है वो एग्रीमेंट से डील करते हैं। ये रिटन एग्रीमेंट हो गया, ये एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट रिटन में ही होगा, चिंता मत करिए। तो पहले दो पॉइंट आप बात कर सकते हैं कि एग्रीमेंट से डील करते हैं। एग्रीमेंट किससे, जरा देखो जरा जल्दी, किससे, एंटिटी से। हाँ जी, एग्रीमेंट किससे, कम ऑन टेल मी, बोल दो बेटा बोल दो। रिटन एग्रीमेंट किसके साथ करोगे सबसे पहले, एंटिटी के साथ। ओके, सो एग्रीमेंट ऑफ एंटिटी हम लेंगे क्या, जल्दी बताइए। एग्रीमेंट फ्रॉम एंटिटी, एंटिटी का जो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, ये AR जो है दिस इज फॉर ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। सो एंटिटी के ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव से हम लोग एग्रीमेंट करेंगे। किस बात का, IA इंटरनल ऑडिटर इज अलाउड टू फॉलो एक्सटर्नल ऑडिटर्स इंस्ट्रक्शन एंड एंटिटी विल नॉट इंटरवेन। सिंपल बात, हम मैनेजमेंट से लिखवा के ले लेंगे कि भाई IA को हमारी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, आप इसको ऐसा अलाउ कर रहे हो और आप बीच में इंटरवेन नहीं करोगे। तो पहला एग्रीमेंट एंटिटी के साथ, एंटिटी का ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव बेसिकली मैनेजमेंट आपके साथ एग्रीमेंट करेगी कि सर IA आपकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा और वो इंटरवेन नहीं करेंगी, यानी एंटिटी जो है वो इंटरवेन नहीं करेगी। दूसरा, ऑब्टेन एग्रीमेंट फॉर IA। हाँ जी, ऑब्टेन एग्रीमेंट फॉर व्हाट, IA। अब ये IA के साथ सर इंटरनल ऑडिटर के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं। नंबर 1, कुछ बातें जो एक्सटर्नल ऑडिटर बोलेगा, वैसे तो सारी बातें जो एक्सटर्नल ऑडिटर बोलेगा दे मस्ट बी कॉन्फिडेंशियल, दे मस्ट बी केप्ट व्हाट, कॉन्फिडेंशियल। नंबर 2, सर IA जैसे ही IA को कोई थ्रेट होगी, जैसे ही IA की इंडिपेंडेंस को कोई थ्रेट होगी, आई मस्ट से, वैसे ही IA इन्फॉर्म करेगा किसको, EA को। तो सर दो एग्रीमेंट साइन हुए, मैनेजमेंट के साथ और IA के साथ। बोलते जाओ, मैनेजमेंट के साथ और IA के साथ। मैनेजमेंट के साथ ये हुआ कि IA को आप मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए अलाउ कर रहे हो और आप इंटरवेन नहीं करोगे। IA के साथ ये हुआ कि सर सबसे पहले मैं आपको जो बातें बताऊंगा वो कॉन्फिडेंशियल रखनी है। हाँ जी, वो क्या रखनी, जल्दी बताइए, कॉन्फिडेंशियल रखनी है। और साथ ही साथ आपने अगर आपकी ऑब्जेक्टिविटी को कोई थ्रेट है तो आपने EA को इन्फॉर्म करना है। IA विल इन्फॉर्म EA एनी थ्रेट्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, राइट। फिर तीसरा पॉइंट यूज करते समय इसका काम, एक्सटर्नल ऑडिटर DSR करेगा। भाई ये तो मैं शुरू से बता था, डायरेक्ट सुपरवाइज रिव्यू, वर्क परफॉर्म बाय IA इन अकॉर्डेंस विद SA 220। SA 220 बच्चे जनरली छोड़ देते हैं, क्वालिटी कंट्रोल से डील करता है, एक बार देख लीजिएगा। अच्छा, DSR ऑफ EA, डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर
on work performed by IA shall be sufficient in order for the external auditor to be satisfied that it have obtained sufficient and appropriate audit evidence to support the conclusion based on that work. तो बेसिकली EA के DSR की क्वालिटी की बात कर रहे हैं. EA एक्सटर्नल ऑडिटर का DSR ऐसा होना चाहिए कि एक्सटर्नल ऑडिटर सेटिस्फाई रहे कि सर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले हैं IA को, IA ने सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिए हैं टू सपोर्ट द कंक्लूजन बेस्ड ऑन दैट वर्क. दैट्स इट. तो फिर से एक बार मैं चारों बातें रिपीट कर देता हूं आपके लिए. यूजिंग द वर्क, थर्ड पॉइंट चल रहा है, यूजिंग द वर्क ऑफ IA टू प्रोवाइड DA. यूजिंग द वर्क ऑफ IA टू प्रोवाइड DA. चार बातें, पहला एग्रीमेंट, दूसरा एग्रीमेंट, तीसरा DSR, चौथा DSR. तो बेसिकली आप इसको पूरे को दो पॉइंट से बांट सकते हैं सर. आइए मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाता हूं. एग्रीमेंट, DSR. एग्रीमेंट मैनेजमेंट के साथ, हाँ जी, एग्रीमेंट किसके साथ? मैनेजमेंट के साथ. और एग्रीमेंट आपका IA के साथ. मैनेजमेंट के साथ, नंबर 1, अलाउ IA टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन, और दूसरा नॉट टू इंटरवेन. नॉट टू इंटरवेन, राइट. IA के साथ क्या? नंबर 1, कीप द थिंग्स व्हाट? कॉन्फिडेंशियल. एंड नंबर 2 व्हाट? जल्दी बताइए मुझे. दूसरा एग्रीमेंट क्या हुआ था सर? इन्फॉर्म किसको? EA. क्या? थ्रेट्स. कौन सी थ्रेट्स? थ्रेट्स टू दी ऑब्जेक्टिविटी, राइट. देन DSR एज पर EA करेगा IA के वर्क का. DSR एज पर SA 220, हाँ जी, एज पर SA व्हाट? 220. और साथ ही साथ जो DSR होगा सर वो सफिशिएंट होना चाहिए. सर DSR जो EA करेगा ऑन वर्क परफॉर्म बाय IA शैल बी सफिशिएंट. लीजिए, DSR शैल बी सफिशिएंट. सफिशिएंट मतलब सर प्रॉपर आपने डायरेक्ट सुपरवाइजर रिव्यू करना है जिससे आप सेटिस्फाई रहें कि जो S&AE sufficient and appropriate audit evidence है to support the conclusion they are obtained. S&AE obtained to support conclusion. लीजिए सर, भारत माता की जय. यहां आके बच्चों में बोलूंगा कि ये ऐसे कंप्लीट है. पहले सुन लीजिए ध्यान से बातें. आप बड़े बड़े टीचर्स के पास पढ़ते हैं, मैं तो एक आप लोगों के साथ आप जैसा ही आम आदमी हूं. पूरी मेहनत के साथ मैंने ऐसे बनाया है. आई होप आपने इसको एंजॉय किया. अगर आप इसे यहीं यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, प्लीज़ डू लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट विद अदर्स, और बताएं उनको सर ऐसे भी पढ़ाई हो सकती है, बहुत डिटेल में जाके भी हम लोग पढ़ सकते हैं. आई होप यू एंजॉयड इट. और साथ ही साथ सर अगर आप इसे डाउनलोड करके देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना वापस आके. और भी बहुत सारी वीडियोज़ में ऐसी डालता रहूँगा, राइट. तो ये था सर SA 610. मेरी कमिटमेंट थी, मैंने फुलफिल करी. आई होप आप अपनी कमिटमेंट फुलफिल करेंगे, पास होकर दिखाएंगे. मैं आप लोगों के लिए लड़ रहा हूँ सबसे, तो आप भी थोड़ा सा लड़िए अपने लिए सबसे, खासकर अपने अंदर की ये जो आपकी बुराइयां हैं, टाइम वेस्ट करने वाली, फेसबुक करने वाली, या ये सब बेकार की बातें करने वाली, उन बुराइयों से लड़िए और जीतिए, राइट. हो सका तो, आई एम नॉट कमिटिंग, हो सका तो ये नोट्स मैं आप लोगों को दे दूंगा. B, मैं इसकी कोई समरी वीडियो बनाने की भी कोशिश करूंगा क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा सर ये ऐसे बन गया है. राइट गाइज, थैंक यू वेरी मच. स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड. जय हिंद. और हाँ, सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद. जय हिंद.